सुबह के 8:37 हुआ चाहते हैं। हस्बे वादा आपके सामने सुबह सुबह आते हैं तो प्रोग्राम का आगाज़ खबर तज्ज़िये और तबसरे से करते हैं। न सिर्फ जम्मू कश्मीर के हालात वाक़ात से आपको बाखबर करने की कोशिश करते हैं, बल्कि हमारी कोशिश रहती है कि आपको न सिर्फ दुनिया की खबर बताई जाए बल्कि खबर को तह तक लेकर खबर के दूसरे पहलुओं पर भी गुफ्तगू की जाए। और जिस प्यार मोहब्बत के साथ आप देखते हैं और जिस तनकीद बराए तामीरी लहजे का आप इस्तेमाल भी करते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद है कि ये सिलसिला आज भी जारी रहेगा और आज भी आप हमारे साथ ज्वाइन करेंगे हमारी राब्ता साइट यूट्यूब पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, खूब पर, फेसबुक पर और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistanews.in पर खबर तज्ज़िये और तबसरे के लिए और बराह रास्त नशरियात के लिए। और वहाँ पर जो कुछ आप तहरीर करके हम तक पहुँचाते हैं या हमारे साथ हमारी फ़ोन लाइंस पर जब आप ज्वाइन करते हैं और बात करते हैं तो यकीन रखिएगा हमारी हौसला अफजाई भी होती है और कोशिश रहती है कि आप जो मामलात और मसाइल हमारे सामने रख रहे हैं उन्हें किसी न किसी तरीके से हुकूमती इदारों तक पहुंचाया जाए। फिलहाल आज के तय फॉर्मेट के हिसाब से सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ द डे होगी, उसके बाद खबरों पर चलेंगे और खबरों के फौरन बाद आखिरी पड़ाव पर 10 से 12 मिनट का वक्त होगा, 13 मिनट का वक्त होगा जब हमारी फ़ोन लाइन्स खुलेंगी। 5 से 6 फ़ोन कॉल, 7-8 फ़ोन कॉल्स को लेने की कोशिश करेंगे ताकि हुकूमती इदारों को भी पता लगे कि मनसूबाबंदी और तरक्याती मनसूबों के बीच रियासती अवाम किन गोनागू मुश्किलात से दो चार है। तो फिलहाल प्रोग्राम का आगाज हिस्ट्री ऑफ द डे से 28 तारीख का है आज, और 28 तारीख में क्या कुछ अहम तरीन वाक़ात हैं बताएंगे आपको मेरे साथी आसिफ रशीद दिल्ली स्टूडियो में मौजूद हैं। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रोग्राम सलाम जेके का आगाज हो चुका है। 8:39 हुआ चाहते हैं और तय फॉर्मेट के मुताबिक हमें आगे बढ़ना है। आज नई सुबह के आगाज और आज तारीख नवंबर की 28 है, यानी एक महीना इस साल का 2023 का बचा है। लेकिन हर गुजरते दिन के साथ हिस्ट्री ऑफ द डे में हम आपको बताते हैं कि अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक इस दिन की अहमियत क्या है और कौन सी ऐसी शख्सियात हैं, कौन से ऐसे वाक़ात हैं जो आज के दिन हुए हैं। तो आज भी बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ द डे में। सबसे पहले आपको दिखाएंगे कि आज के दिन की अहमियत क्या है। तारीख के आईने में 28 नवंबर 2023, 1997 में आज ही के दिन भारत के वज़ीर आज़म आई.के. गुजराल ने अपने ओहदे से मुस्ताफी होने का फैसला किया, इस्तीफा दे दिया 1997। 2002 में 21 वर्ष कबल आज ही कनाडा ने हरकतुल मुजाहिदीन और जैश मोहम्मद नामी मिलिटेंट तंजीमों पर पाबंदी लगाने का फैसला सरकारी तौर पर किया। इसके अलावा 1821 में पनामा ने स्पेन से आज़ादी का ऐलान किया। तो आज पनामा का यौम आज़ादी है, इस छोटे से मुल्क जहां पर तकरीबात हो रही हैं। 2006 में आज ही के दिन नेपाल और माओ नवाजों के दरमियान हथियारों के इंतजाम के मुआहदे पर दस्तखत हुआ और ये नेपाली हुकूमत आज के दिन माओ नवाजों के साथ इस एग्रीमेंट पर साइन करने के लिए मुत्तफिक हुई। 1893, 28 नवंबर 1893 न्यूजीलैंड के कौमी इंतखाबात में खवातीन ने पहली बार वोट डाला। आज के दिन ये इजाज़त खवातीन को मिली कि वो वोट डाल सकते हैं नेशनल इलेक्शंस में। साल 1912 था, तारीख 28 नवंबर की थी। इस्माइल कादरी ने तुर्की से अल्बानिया की आज़ादी का ऐलान आज ही के दिन किया। तो अल्बानिया भी पनामा की तरह आज यौम आज़ादी मना रहा है। 2012 में आज ही के दिन सीरिया के अंदर शाम के शहर दमिश्क में 2 कार बम धमाके हुए, 54 अफराद ने अपनी जान गंवा दी, 120 लोग जख्मी हुए। इसके अलावा 2007 में आज ही के दिन पाकिस्तान के अंदर सदर जनरल परवेज मुशर्रफ ने फौज की सरबराही से मुस्ताफी होने का फैसला किया और उनकी जगह जिम्मेदारी बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान इशफाक परवेज कियानी ने आज के दिन जिम्मेदारी संभाली। तो ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स थी, अहम तरीन वाक़यात थे जो हिस्ट्री ऑफ द डे में सर फहरिस्त आपके सामने हमने रखे हैं। यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो शुरुआत खबरों की होगी और इससे पहले हम जम्मू कश्मीर, लद्दाख या मुल्क के बाकी हिस्सों की खबरों की तरफ जाएं। बैनुल-अक़वामी सतह पर क्या हलचल है, गजा पट्टी के अंदर ताज़ा तरीन सूरत हाल, और आज ये भी आपको बताएं 50 दिन मुकम्मल हो गए हैं जंगबंदी और जंग के दरमियान। गजा पट्टी की ताज़ा तरीन सूरत हाल 50 दिनों के बाद क्या है, सबसे पहले यही खबर। चलिए जनाब, खबरों का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले बैनुल-अक़वामी खबर से सबका आगाज़ करते हैं जहां पर सबकी नज़र है, क्योंकि मामला गज़ा और फ़लस्तीन का है और गज़ा और फ़लस्तीन के मामले पर एक अहम पेशरफ्त हुई। और अभी इब्तिदाई खबरों के मुताबिक हमास और इजराइल के दरमियान
आरजी जंगबंदी में तोसी कर दी गई है। हमास और इजराइल के दरमियान जो आरजी जंगबंदी है उसमें 2 रोज़ा तोसी का ऐलान कर दिया गया है। मजीद 2 दिनों के लिए आरजी जंगबंदी होगी और इन 2 दिनों के दौरान भी कैदियों की रिहाई का सिलसिला शुरू किया जाएगा। कतरी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से जारी बयान के मुताबिक हमास और इजराइल ने जंगबंदी में 2 रोज़ा तोसी पर इत्तिफाक कर दिया है। कतर का कहना है कि इसकी कोशिश है कि आरजी जंगबंदी मुस्तकिल जंगबंदी में तब्दील हो जाए। लगातार कतर इस हवाले से कोशिश कर रहा है और हमास की जानिब से जंगबंदी में 2 रोज़ा तोसी की तस्दीक थोड़ी देर पहले कर दी गई है। हमास के मुताबिक जंगबंदी में 2 दिन की तोसी कतर, मिस्र और यूएस के कहने और इश्तराक से की जा रही है और उन्हें उम्मीद है कि मामला मजीद आगे बढ़ेगा। हमास का मानना है कि जंगबंदी के दौरान मजीद कैदियों की रिहाई के लिए फरिश्ते तैयार कर ली गई हैं। जंगबंदी में 2 रोज़ा तोसी के शराइत पहले वाले जंगबंदी मुआहिदे जैसे ही होंगे। दोनों तरफैन की तरफ से इस बात का ऐलान कर दिया गया है, जहां एक तरफ से 2 दिन की तोसी कर दी गई है। कतर की तरफ से हमास ने इसकी हामी भरी है। नेतन्याहू ने भी फरिस्त तैयार कर ली है उन लोगों की जिन्हें आइंदा 24 घंटों के दौरान रिहा करना है और बाज़ाब्ता तौर पर नेतन्याहू को 2 फरिश्ते दे दी गई है। एक वो फरिश्त जो रिहा किए गए हमास की तरफ से और दूसरी वो फरिश्त जिन्हें रिहा करना है। उस हवाले से हतमी ऐलान जो है वो थोड़ी देर में इजराइल की तरफ से भी किया जाएगा। 11 मजीद कैदियों की रिहाई कल हमास की तरफ से कर दी गई है और इजराइल ने भी तकरीबन 13 के करीब कैदियों को कल रिहा कर दिया है। यूरोपियन डिप्लोमेट्स और अरब लीग के जो डिप्लोमेट्स हैं वो लगातार सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं। कतर की इस ताज़ा तरीन कोशिश के बाद व्हाइट हाउस का बयान भी थोड़ी देर पहले सामने आया है और अमरीकी सदर जो बाइडन ने इसे खुशामदीद करार दिया है। फ़लस्तीन और इजराइल के बीच मजीद 2 दिन के लिए जंगबंदी के मुआहिदे पर दस्तखत होने के बाद जो बाइडन ने इसे इंतहाई खुशामदीद करार दिया है और कहा कि आने वाले दिनों में मजीद तोसी इस पूरे मामले में हो, इस तरीके की कोशिशों में मजीद तेज़ी लाएगी। तस्वीरें वो हैं जब इजराइल की तरफ से जो लोग उनके जेलों के अंदर बंद थे उनकी रिहाई की तरफ एक तरफ से तस्वीरें हैं, दूसरी तरफ से वो तस्वीरें सामने हैं जो हमास ने जिन लोगों को यरगमाल बनाया था उनकी रिहाई भी लगातार हो रही है और तरह तरह के बयानात वो मीडिया के सामने दे रहे हैं। जहां पर हमास की तरफ से की गई यरगमाल करने के बाद जो सूरत हाल है उस पर बात की जा रही है, वहीं पर दोनों तरफें यानी हमास और इजराइल के बीच मुस्तकिल जंगबंदी हो, इस हवाले से भी बातें जो है वो सामने आ रही है। ताहम बड़ी बात ये कि फिलहाल 2 दिन के लिए तोसी कर दी गई है और इस तोसी का ऐलान कतर के वज़ीर ख़ारजा की तरफ से किया गया है। अमेरिका का बयान थोड़ी देर पहले सामने आया है जिन्होंने इस मामले में खुशामदीद कहा है। हमास का मानना है कि ये जंगबंदी आगे भी बढ़े, इस सिलसिले में तमाम तर जो तैयारियां हैं वो की जा रही है और तमाम तर हालात को देखा जा रहा है। तो एक तरफ से 2 दिन के लिए जंगबंदी का ऐलान कर दिया गया है, दूसरी तरफ से एक्स के मालिक इजराइल की हिमायत के लिए इजराइल की सरजमीन पर पहुंच चुके हैं। भी गजा पट्टी के अंदर पहुंचे और ये वो तस्वीरें हैं जो एग्जैक्टली उस मकाम पर पहले ले जाए गए जहां सबसे पहला हमास का 7 अक्टूबर 2023 को हमला हुआ था और उसके बाद 240 के करीब शहरियों को यरगमाल बनाया गया था। इजराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू भी उनके साथ थे, लेकिन कुछ बड़ी अनाउंसमेंट्स हुई हैं और उनमें जब एलॉन मस्क इजराइल का दौरा कर रहे तो बहुत सारे लोगों ने साबिक़ ट्विटर और मौजूदा एक्स के मालिक से नाराजगी का भी इजहार करते हुए कहा है कि इस सूरत हाल में अगर आप एक तरफ जाते हैं तो ठीक है, ये तो काबिल कबूल है, लेकिन दूसरी तरफ को आप इग्नोर करेंगे गजा पट्टी के अंदर जहां पर लाखों लोग मुतासिर हुए हैं इस जंग के दौरान, अगर उन लोगों का आप पता नहीं लेंगे तो फिर आपके लिए ये वक्त और ये जो दौरा है वो सही नहीं है। इसके अलावा आपको ये भी बताते चले कि स्टार लिंक सर्विस गजा को फराहम करने पर इत्तफाक हो चुका है। ये वो सर्विस है जो एलॉन मस्क की कंपनी की तरफ से या उनकी तरफ से इजराइल को देने पर इत्तफाक हुआ, लेकिन गजा पट्टी के अंदर पर्टिकुलरली आप जानते हैं जो हालात है उसमें इजराइली फोर्सेज हैं वो सबसे ज़्यादा हैं या फिर मुख्तलिफ इलाकों के अंदर लोग ज़्यादा बसे हुए हैं, तो उन लोगों को ये सर्विसेज देने की बात हो रही है। साथ ही साथ इस दौरे के दौरान
ट्विटर के मालिक या एक्स के मालिक एलोन मस्क ने इसराइल की मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया है। एक तरफ नाराजगी का इजहार कि मुख्तलिफ ममालिक ने इस हमले को कंडेम नहीं किया, शायद वो बहुत सारे बयानात से बेखबर थे इसलिए इस तरह का बयान, लेकिन हिमायत का ऐलान उस वक्त हुआ है जब ऑलरेडी फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका और दीगर कई ममालिक ने इसराइल के साथ इजहार यकजहती किया है। एलोन मस्क जो कि गुज़श्ता रोज 27 नवंबर की सुबह तिल अबीब पहुंचे थे, जिसके बाद उन्होंने इजरायली वज़ीर-ए-आज़म के साथ भी मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। खास तौर से वो इलाका शामिल था जहां पर 7 अक्टूबर को हमला हुआ था और कई शहरियों को यरगमाल बनाया गया था। इसके अलावा एलोन मस्क ने यह दौरा उस वक्त किया जब उन पर एक ऐसी पोस्ट पर रिप्लाई करने पर शदीद तनकीद की जा रही है जिस पर इसराइली हलकों ने इसराइल मुखालिफ करार दिया था। इससे पहले भी एलोन मस्क ने गजा में जो मवासलाती निज़ाम है और इंटरनेट बंदिश है, सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस देने का ऐलान किया था और इसकी इसराइल की जानिब से मुखालफत की गई थी। लेकिन अब इसराइली हुकाम, इसराइली वज़ीर-ए-आज़म, उनके डिफेंस मिनिस्टर समेत डिफेंस सेक्रेटरी के साथ मुलाकात के दौरान उन्होंने स्टार लिंक सर्विस गजा को फराहम की जाएगी ये भी अनाउंसमेंट कर दी। लेकिन जो मुतासरा इलाके थे 7 अक्टूबर को उन इलाकों का दौरा किया। लेकिन एलोन मस्क पर शदीद किस्म का दबाव भी है। बहुत सारे लोग जो एक्स छोड़ने लगे हैं और कई लोगों की ये राय भी है कि साबिका ट्विटर और मौजूदा एक्स के मालिक ने अगर उस इलाके का दौरा किया जहां पर 7 अक्टूबर को हमला हुआ तो फिर गजा के अंदर फ़लस्तीनी शहरियों की भी उन्हें खबर लेनी चाहिए, जहां पर आज 5 हफ्तों से इंटरनेट सर्विसेज बंद है, मवासलाती निज़ाम मुकम्मल तौर ठप है और इतना ही नहीं 14,000 से ज़्यादा अमवात हो चुकी हैं। इसलिए उन पर दबाव बनाने की कोशिश उन्हीं के ऑफिशियल एक्स के जरिए। लेकिन अभी तक जो ऑफिशियल तस्वीरें आपके सामने, ये बेंजामिन नेतन्याहू डिफेंस सेक्रेटरी, डिफेंस के जो वजीर हैं, इसके अलावा इजरायली डिफेंस फोर्सेस जो गजा पट्टी के अंदर सरगर्म हैं, उन्होंने 7 अक्टूबर को जिन इलाकों में गजा पट्टी के अंदर हमला हुआ बल्कि बॉर्डर्स को क्रॉस करना और इन्फिल्ट्रेशन के इल्जामात लगे, उन इलाकों का दौरा पिछले 24 घंटों में उन्होंने किया है। एलन मस्क के दौरे के साथ साथ जरा आपको यह भी बताते चले कि हमास और इजराइल के दरमियान जो जंगबंदी का ऐलान तो हुआ है, लेकिन फ़िलहाल जो ख़बरें वहाँ से आ रही है वो ये आ रही है कि मगरबी किनारे यानी गजा पट्टी के अंदर इजराइल ने 7 अक्टूबर के बाद से 3,000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों की गिरफ्तारी अमल में लाई है। हमास और इजराइल के दरमियान गजा में 4 रोज़ा जंगबंदी मुआहिदा का आज जहाँ आखिरी दिन था, यानी कल जो आखिरी दिन था, आज तोसी उसमें हो गई है। वहीं पर अरब मीडिया के मुताबिक मगरबी किनारे में इजरायली फोर्सेज ने 7 अक्टूबर से अब तक 215 फ़लस्तीनियों को मारने का दावा भी पेश किया है और अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक मकबूजा मगरबी किनारे में इजरायली फोर्सेज की कार्रवाइयों में मज़ीद शिद्दत आई है और तकरीबन नौज़ायद बच्चों समेत, ख़वातीन समेत, बुज़ुर्गों समेत कई लोगों की मौत भी हुई है, जिस पर कल भी उनकी तरफ से एतराज़ किया गया था और हालात और वाक़ात पर इज़हार अफसोस भी किया गया था। तो ये तो थी बात जनाब कुल मिलाकर फ़लस्तीन की, इजराइल की जो ताज़ा तरीन खबर वहाँ से थी। एक तरफ से एलन मस्क का दौरा था जो दुनिया भर में इस वक्त चर्चा हो रही है, जिस पर बातचीत हो रही है। दूसरी तरफ से 2 दिन की तोसी होगी फ़िलहाल इजराइल और फ़लस्तीन के मामले पर। अब ज़रा मशरिक़ी वस्ता से हटते हैं और बात करते हैं वादी गुलपोश की, यानी जम्मू कश्मीर के खबरों की ओर आते हैं और सबसे पहले वादी कश्मीर की ओर रुख करेंगे, जहां पर सबसे पहले आपको मौसम का मिजाज बताएंगे। अय्याम सर्दी ने आहिस्ता आहिस्ता करके दस्तक दे दी है, बल्कि ये दस्तक सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं है, दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब समेत नॉर्थ इंडिया के कई इलाकों के अंदर धुंध कोहरा भी है। इस बीच सर्दी ने हल्की से दस्तक जरूर दी है, लेकिन शबाना दर्जा हरारत में कदरे बेहतरी आ रही है। महकमे मौसमियात की ताज़ा तरीन पेशन गोई के मुताबिक दर्जा हरारत में थोड़ी सी बेहतरी हुई है, ताहम बारिशें और बर्फ़बारी का इम्कान कल जाहिर किया जा रहा है। कल बुधवार है और उम्मीद जाहिर की जा रही है कि कल बारिशें भी होंगी हल्की और दरमियाना दर्जे की, और बालाई इलाकों के अंदर बर्फ़बारी का इम्कान भी बताया जा रहा है। मगरिबी हवाओं का असर बहुत कम दिख रहा है, यानी जो तेज़ी के साथ मगरिबी हवाएं आती थी जिससे बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हो रही थी वो वीक डिस्टर्बेंसेस है और 29 नवंबर तक ये सिलसिला इसी तरीके से चलेगा महकमे मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक। यानी जो मगरिबी हवाओं का असर है वो एंटायर जम्मू कश्मीर के अंदर रहेगा 29 तारीख तक, और यही वजह है कि कल का दिन इंतहाई अहम होगा, जहां पर पहाड़ों पर एक बार फिर हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी आप देखेंगे, मैदानी इलाकों में बूंदाबांदी भी आप देखेंगे और शहर के अंदर भी मतला बरालूद रहेगा, यकबस्ता हवाएं चलेंगी और मज़ीद
दिसंबर के महीने में, दिसंबर की पहली 5 दिनों के लिए भी महकमे मौसमियात की पेशन गोई सामने आई है, जहां पर यह साफ कर दिया गया कि ठंड में इजाफा होगा, बादल साफ नजर आएंगे, जिसकी वजह से दर्जा हरारत में भी कमी होगी। इधर गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान पहलगाम, गुलमर्ग को जब आप देखेंगे तो दोनों मकामात पे दर्जा हरारत में गिरावट देखने को मिली है। बाकी मानदा इलाकों के अंदर दर्जा हरारत में कदर बेहतरी है। अब यह खबर जब हम आपको बता रही है उन लोगों के लिए काफ़ी मुफीद है जिन लोगों ने कश्मीर सूबे के दौरे पर जाना है, जिन्होंने कश्मीर काम के लिए जाना, सयाहत के लिए जाना है। जब भी आप कश्मीर अब जाएंगे तो आप जैकेट, स्वेटर लेकर जाएंगे, गर्म मलबूसात, गर्म कपड़े पहन कर जाएंगे। अगर आपने जम्मू आना है तो कश्मीर के मुकाबले में जम्मू का मौसम कदरे बेहतर है। हल्की और दरमियाना दर्जे की धूप भी है, न ज़्यादा गर्मी है न ज़्यादा ठंड है, बिना स्वेटर के भी आप चल सकते हैं। लेकिन जब आप कश्मीर जाएंगे तो आपने गर्मी का माकूल और मुनासिब इंतज़ाम करके जाना। और उम्मीद ये लगाई जा रही है कि दिसंबर के वस्त में मगरिबी हवाओं का असर बहुत ज़्यादा होगा। और एक बार फिर मरकज़ी महकमे मौसमियात ने कहा कि 20 तारीख आते आते, दिसंबर की 20 तारीख आते आते दरमियाना दर्जे की बर्फबारी वादी कश्मीर के अंदर होगी। और 25 और आखिरी दिन जो दिसंबर का होगा उस वक्त भी इस तरीके का माहौल दिख सकता है। यह मरकज़ी महकमे मौसमियात का माना था। जम्मू कश्मीर के महकमे मौसमियात ने फिलहाल 2 दिन और आने वाले 5 दिनों के हवाले से पेशन गोई कर दिया। दिसंबर के 5 दिन भी इसी तरीके से रहेंगे और कल का दिन इंतहाई अहम, जहां पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिशें और बर्फबारी होगी। अभी श्रीनगर एयरपोर्ट का क्या हाल है? धुंध में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आ चुकी है, मतलब आलूद है, धुंध में फ़र्क है और परवाज़ें एज़ पर शेड्यूल चल रही है दिल्ली से लेकर श्रीनगर तक। और श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर भी गाड़ियों की आवाजाही लगातार जारी है। तो आइंदा 24 घंटों में जम्मू कश्मीर के अंदर मौसम बदलेगा, बल्कि शुमाली भारत के अंदर भी इसका असर मुकम्मल तौर देखा जा रहा है, क्योंकि हिमालयन बेल्ट है। इस पूरे रेंज के अंदर पीर पंचाल से चिनाब वैली, वादी कश्मीर के जो ऊपरी इलाके हैं और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम लद्दाख के जो बालाई इलाके हैं, जोजिला पास से लेकर निचले इलाकों तक ठंड का असर तो देखा ही जा रहा है। लेकिन जो माइनस टेम्परेचर रात का जा रहा था, शबाना दर्जा हरारत जो नुक्ता अंजुमात से नीचे था, उसमें थोड़ी बेहतरी होगी। उसका मतलब ये होगा कि थोड़ी सी ठंड से राहत भी, जैसे बारिश और हल्की बर्फबारी होती है। तो आइंदा 3 दिनों के दौरान ये मौसम बदलेगा। और फिर दिसंबर का पहला हफ्ता महकमा मौसमियात के श्रीनगर दफ्तर से जो तर्जुमान की तरफ से तस्दीक की गई कि पहला हफ्ता जिसमें मौसम अबरालूद रहेगा, उसमें भी थोड़ी सी राहत अहलियान वादी के लिए होगी, लेकिन सर्दी में इजाफा एज कम्पेयर टू इन आखिरी 3 दिनों में जो आप नवंबर के महीने छोड़कर जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, बात श्रीनगर की हुई है तो एक और अहम तरीन खबर आपको बताते हैं, और ये खबर है मुसाफिरों के हवाले से। श्रीनगर के अंदर और जम्मू के अंदर हवाई अड्डों पर काफ़ी ज़्यादा इक़दामात पिछले 2-2.5 सालों में उठाए गए। और इतना ही नहीं, बैनुल-अक़वामी सतह की परवाज़ें आएँ, मुसाफिरों को तमाम तरह की सहूलियात मिले, बुनियादी ढांचा मजबूत और मुनज़्ज़म बने, बेहतरी हो, और डायरेक्टली इम्पैक्ट जो है इसका टूरिज़म पर आप नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट भी देखते हैं। ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए इंतज़ामिया ने एक फ़ैसला लिया, और उस फैसले के मुताबिक इंतजामिया की तरफ से क्या किया गया कि श्रीनगर हवाई अड्डे पर भी कई तरह के कदम उठाए गए। लेकिन अहम तरीन खबर ये कि तमाम तरह के इक़दामात के बावजूद भी श्रीनगर हवाई अड्डे पर जो मुसाफिरों की आमद होते हैं, इनमें बैनुल-अक़वामी सतह के जो मुसाफिर हैं या गैर मुल्कियों की तादाद जो है वो कम है। उसकी 2-3 वजूहात जो है वो इस वक्त जो इस सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं। एक तो गैर मुल्कियों की या सयाह तो वादी कश्मीर आ रहे हैं, इस बार भी जो करोड़ों लोग बताए गए उसमें गैर मुल्कियों की तादाद भी अच्छी खासी बताई जाती है। मगर जब आप इंटरनेशनल टूरिस्ट की बात करते हैं, उनकी तादाद की 2-3 अहम तरीन वजूहात, एक उनमें से ये कि बैनुल-अक़वामी श्रीनगर हवाई अड्डा इंटरनेशनल हवाई अड्डा है, लेकिन ये सिर्फ बोर्ड तक और सिग्नेचर ट्यून तक ही इंटरनेशनल हवाई अड्डा कहलाया जाता है। लेकिन जब आप माजी से लेकर अभी तक के देखेंगे और हाल तक देखेंगे तो पता लगेगा सिर्फ 2 बार परवाज़ें चलती हैं, बैनुल-अक़वामी परवाज़ें, एक अय्याम हज के दौरान और एक बार जब हरी झंडी दिखाई गई थी 2009 में। उस वक्त की हुकूमत ने तो चंद परवाज़ें दुबई के लिए रवाना हुई थी और ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि अब बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा बन गया है। उसके बाद वो ताख़ीर का शिकार हुई, नहीं चली, पाकिस्तान और दीगर मामलात सामने आए। उसके बाद एक बार फिर दाखिला वजीर ने हरी झंडी दिखाते हुए इस बात का ऐलान कर दिया कि अब मुकम्मल तौर पर इसको बैनुल-अक़वामी परवाज़ों के लिए खोल दिया गया और इंटरनेशनल एयरपोर्ट कह दिया गया। लेकिन वो भी एक सिंबॉलिक फंक्शन तक ही महदूद रहा और तब से लेकर अब तक कोई भी परवाज़ नहीं आई।
اب جب پروازیں نہیں آ رہی ہے تو دو طرح کی خبریں سامنے آ رہی ہیں. اس پر مزید بات کریں گے. ہم سری نگر بھی چلیں گے. ہلال ہمارے ساتھ جوائن کریں گے. ایک جو منتظمین ہے ایئرپورٹ اتھارٹی کے جو منتظمین ہیں ان کا ماننا ہے کہ تمام تر تیاریاں مکمل کی گئی ہے, فٹ فال کم ہے. لیفٹیننٹ گورنر صاحب کا ماننا ہے کہ ماضی کے مقابلے میں 300% فٹ فال بڑا ہے جی فورن ٹورسٹ کا, لیکن اس کے باوجود بھی پروازیں یہاں سے نہیں جا رہی. یہ تو سرکار کا ماننا ہے. اور جو نجی کمپنیاں ہیں یعنی جو فلائٹ آپریٹرز ہیں وہ ان کا ماننا ہے کہ جناب ہم کیسے چلائیں, ہمارے پاس تکنیکی خرابیاں ہیں, تکنیکی پریشانیاں ہیں. اور وہ تکنیکی پریشانیاں کیا ہے اس پر ذرا سب سے پہلے ہم بات کریں گے, اور اس کے بعد سرکار کے بڑے دعوے اور بڑے ٹیبوں پر کہ سری نگر کے لیے انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے جسے اب شیخ العالم انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا بورڈ بھی لگایا گیا, لیکن اگر یہ سری نگر انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے تو کیا وجہ ہے کہ بین الاقوامی پروازیں نہیں آ پا رہی ہے؟ کیا واقعی طور پر انٹرنیشنل ٹورسٹوں کی کمی ہے, کشمیر سے لوگ باہر نہیں جا رہے ہیں اور یہی وجہ ہے یا کچھ اور بھی ہے؟ اس کو ذرا پرکھنے کی کوشش کریں گے. ہلال ہمارے ساتھ جوائن کر چکے ہیں. ہلال بہت شکریہ جی جوائن کرنے کے لیے. سری نگر کا شیخ العالم انٹرنیشنل ایئرپورٹ دو بار سرخیوں میں آیا. ایک 2009 کے آس پاس 14 فروری کو جب اس وقت کی حکومت نے ہری جھنڈی دکھائی اور دبئی کے لیے پروازیں روانہ کی اور کہا کہ اب جناب معاملہ سیٹ ہو گیا. اس کے بعد ایام حج کے دوران ہم نے دیکھا کہ انٹرنیشنل فلائٹ چلی, سعودی کے لیے گئی ہیں وہ. اس کے بعد معاملہ اٹک گیا اور پھر دوبارہ داخلہ وزیر صاحب نے ہری جھنڈی دکھائی اور یہ کہا کہ اب مکمل طور پر جی معاملہ طے ہو گیا. پھر ہم نے G20 کا اجلاس بھی دیکھا, دعوے بھی سنے, لیکن اس بیچ آج کے دن جب ہم سن 2023 کو الوداع کر رہے ہیں تو آج کے دن آپ سری نگر کے اندر موجود ہے. گراؤنڈ زیرو کی کہانی بتائیے گا, خبر بتائیے گا کہ کیا واقعی طور پر جو ٹیگ لگا ہے انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا کیا وہ صحیح میں انٹرنیشنل ہے یا صرف ڈومیسٹک ابھی بھی ہے؟ دیکھیے دو چیزیں اس میں ہیں. اس سے پہلے جو یہاں سے پروازیں شروع کی گئی تھی اور اس میں ایئر انڈیا ایکسپریس سب سے پہلے سال 2009 میں شروع گئی تھی, لیکن بعد میں انہوں نے بھی اپنا آپریشن بند کیا. اور سال 2021 میں گوفسٹ وہ ہوائی جہاز کمپنی تھی جنہوں نے یہاں سے شارجہ کے لیے یعنی UAE کے لیے انہوں نے پرواز بننا شروع کیا تھا اور کچھ وقت تک وہ پروازیں یہاں سے چلتی رہی. حالانکہ جس اسکیڈول کے تحت انہیں چلنا تھا اس اعتبار سے بھی بار بار مسافر یہی شکایت کرتے تھے کہ اگر آج کے لیے وہ کوئی ٹکٹ بناتے تھے تو پھر یہ پروازیں ڈیلے ہو جاتی تھی. جب اس وقت کی کمپنی گوفسٹ سے بات کرتے تھے, میں نے خود بھی یاد ہے کہ میں نے خود بھی اس سٹوری کو پرسیو کیا تھا, تو ان کا کہنا تھا کہ پیسنجرز کی جو تعداد ہے وہ بہت کم ہے, اس وجہ سے وہ ٹائم پر انہیں لے جا نہیں پاتے. نمبر 1. نمبر 2, آج کا جو یہ سسٹم ہے, کیونکہ آج اب گوفسٹ بھی یہاں پر کوئی آپریشن انہوں نے بند کیا ہوا ہے سارے پورے انڈیا وائڈ, کیونکہ وہ پہلی وہ کمپنی جو ہے وہ بینکرپٹ ہو گئی تھی. لیکن اب یہاں پر مختلف نجی کمپنیاں اپنا آپریشن کیوں نہیں چلاتی, اس کے باوجود کہ اب اس سے انٹرنیشنل لیول پر جو کشمیر کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کی گئی ہے مرکزی سرکار کی جانب سے, جہاں G20 کا ذکر کرتے ہیں اور جہاں پہلے آپ نے کہا کہ لیفٹیننٹ گورنر انتظامیہ نے کہا کہ کافی فٹ فال بھی بڑا ہوا ہے, تو اس کے بعد اس کا سکوپ بڑھ جاتا ہے. لیکن جب نجی کمپنیز کے ساتھ بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر وہ ٹیکنیکل سہولتیں نہیں ہیں اس ایئرپورٹ کے اندر جو ہونی چاہیے تھی ایک انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے تحت. تو اس میں ILS جسے ہم انسٹرومنٹ لینڈنگ سسٹم کہتے ہیں اس کی کمی ابھی بھی یہاں ہے. حالانکہ مجھے یاد ہے 2006 سے ہی اس ILS کی باتیں اس وقت کی کانگریس سرکار کر رہی تھی, پھر بھارتیہ جنتا پارٹی کی سرکار بھی آ گئی ہے اور کئی سال تک یہ سرکار بھی چلی ہے. انسٹرومنٹ لینڈنگ سسٹم کو اسٹیبلش کرنے کی, یہاں پر قائم کرنے کی بات ہر وزیر کی جانب سے, ہر سرکار کی جانب سے کی گئی ہے, لیکن آج تک بھی یہاں پر وہ چیز نہیں دی گئی ہے. کشمیر کا موسم اس کو دیکھنا پرکھنا بہت ضروری ہے. یہاں زیادہ رینی سسٹم رہتا ہے, یہاں فاگی سسٹم رہتا ہے, تو اس وجہ سے ایک ویزیبلٹی کا ایک بہت امپیکٹ یہاں پر ہے. اور اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی ہائی الٹیٹیوڈ پر جو ہمارا ایئرپورٹ ہے, اس لحاظ سے یہاں پر ILS کی زیادہ ضرورت ہے اور موسٹ ایڈوانس ILS سسٹم کی ضرورت ہے, یہ مختلف تکنیکی ماہرین کہتے ہیں. لیکن اس فرنٹ پہ سرکار یا ایئرپورٹ اتھارٹی جو ہے وہ ILS یا انسٹرومنٹ لینڈنگ سسٹم قائم کرنے میں ابھی تک ناکام ہوئی ہے. نتیجہ یہ ہے کہ جو انٹرسٹ مختلف
اچھا یہ ILS جو ہے یہ اپ گریڈڈ ورژن جو لگانا تھا، کیا اس کی یہ بات ہو رہی ہے جو اپ گریڈڈ ورژن وہاں لگانا تھا؟ CAT 2 CAT 3 والی باتیں جو ہو رہی تھی، جس کو لے کر عدالت میں بھی کئی بار معاملہ چلا گیا تھا اور عدالت نے بھی ایک سنجیدہ رخ اختیار کیا تھا. کہا گیا تھا کہ آپ انسانوں کی زندگیوں کے ساتھ نہیں کھیل سکتے، اس لیے اس چیز کو ذرا سنجیدگی کے ساتھ دیکھیں. پھر ایئرپورٹ اتھارٹی اور دیگر انتظامی امور والے افسروں نے انشورنس بھی دیا تھا کہ ہم بہت جلد اس کو جی مکمل کریں. کیا آج کے دن میں بھی وہ جو لیٹسٹ ورژن آف ILS ہے وہ نافذ العمل سری نگر ایئرپورٹ پر نہیں ہے؟ بالکل، میں وہی بات کہہ رہا ہوں کہ جو لیٹسٹ اینڈ جدید ٹیکنالوجی سے لیس جو ILS ہے اس کی کمی کی وجہ سے، کیونکہ ویزیبلٹی ابھی بھی یہاں پر کم ہے. آج تھوڑی سی برف ہوتی ہے تو پھر آپ کی پروازیں جو ہے منسوخ ہو جاتی ہے. تھوڑا سا فاگ ہوتا ہے یا صبح جب ہم دیکھتے ہیں تو صبح بھی پروازیں جو ہے وہ نہ لینڈ کر پاتی ہے اور نہ وہ ٹیک آف کر پاتی ہے. نتیجہ یہ ہے کہ ویزیبلٹی بہت کم ہے. مختلف کمپنیز کے ساتھ جب بات کرتے ہیں تو ان کا کہنا ہے کہ جو ایک جدید نوعیت کا سسٹم یہاں پر ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے. اسی لیے جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کو میٹ کرتا ہے وہ سٹینڈرڈز یہاں پر نہیں ہے، جس کی وجہ سے پرائیویٹ کمپنیز کا رخ اس شیخ العالم انٹرنیشنل ہوائی اڈے کی طرف نہیں ہے. نتیجہ یہ ہے کہ یہاں سے اب انٹرنیشنل پروازوں کا کوئی آپریشن نہیں ہو رہا ہے. اچھا، کیا یہ صرف ILS کی بات ہے یا رن وے کا بھی ایک بڑا مدعا ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس سنگل ٹریک رن وے ہے اور جو آپریٹرز ہیں انٹرنیشنل آپریٹر، جب ہم دنیا بھر میں دیکھتے ہیں تو ڈبل ٹریک والا، ٹرپل ٹریک والا دنیا بھر کے اندر ہے. تو ہمارے پاس یہ جو سنگل ٹریک والا ہے، کیا یہ بھی ایک پرابلم ہے کہ ہمارے پاس صرف ایک ہی رن وے ہے؟ وہ بھی بنیادی وجہ ہے کہ انٹرنیشنل پروازیں یہاں آنے سے کترا رہی ہیں؟ دیکھیں، یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے، لیکن اس کو آہستہ آہستہ سے ایکسپینڈ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ کسی بھی انٹرنیشنل پرواز کو ٹیک آف کرنے کے لیے یا لینڈ کرنے کے لیے ایک ٹائم سلاٹ مل جاتا ہے اور اسی ٹائم سلاٹ پہ انہیں پرواز کرنی ہوتی ہے یا ٹیک آف کرنا ہوتا ہے یا لینڈ کرنا ہوتا ہے. لیکن وہ ایک ایشو تو ضرور ہے، لیکن بات یہاں پر یہ ہے کہ جو ٹیکنیکس ایز پر انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہے، جو ایک سٹینڈرڈ انٹرنیشنل ایئرپورٹس کے لیے طے ہے، وہ یہاں کشمیر کا جو ہوائی اڈا ہے وہ میٹ نہیں کر پا رہا ہے. اسی وجہ سے جو مختلف کمپنیز ہیں، مختلف پرواز یا جہاز کمپنیاں ہیں، وہ جموں کشمیر کو یا خاص پر کشمیر ویلی کے اس ایئرپورٹ کو آپٹ نہیں کرتے ہیں اپنے آپریشنز کے لیے. اس بات کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ جو سیٹ پروٹوکول پہلے سے ہی ہے اس کو یہاں کی فیسلٹیز میٹ نہیں کر رہی ہیں. تو کیا نتیجہ چاہے اس میں پھر رن وے کا مسئلہ ہو یا ILS کا مسئلہ ہو، کیا ہم یہ مانیں کہ سابقہ دور میں اور موجودہ دور میں جو بیانات دیے گئے پولیٹیکل لیڈرشپ کی طرف سے وہ صرف بیان تھے اور کوئی ہوم ورک پراپرلی نہیں کیا گیا تھا، صرف ربن کاٹنا، فوٹو سیشن تک کی سب کچھ چلا؟ بالکل گوہر، اگر ایسا ہوتا، اگر فرق ہوتا جو اس سے پہلے کی سرکاریں تھیں یا آج موجودہ سرکاریں ہیں، اگر اس میں کچھ فرق ہوتا تو شاید آج اور میں یہ نیوز نہیں کر لیتے، اس کو بحث نہیں بناتے. یہ بحث کا موضوع اس وجہ سے ہے کیونکہ فرق سال 2009 سے لے کر سال 2021 تک کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، اور یہی بھی وجہ ہے کہ انٹرنیشنل ہوائی اڈا ہونے کے باوجود بھی کوئی پرواز یہاں سے جو نہ ٹیک اپ کر پاتی ہے اور نہ ہی لینڈ کر پاتی ہے. بہت شکریہ ہلال ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لیے. یہ تھا جناب اس ٹیگ لائن کی بات جسے آپ سری نگر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کہتے ہیں، اور سری نگر انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ایام حج کے دوران پروازیں آتی ہیں، اور شاید جب کوئی VVIP ایسا ہو تب جا کر کوئی ایک آدھی پرواز کہیں سے آ پائے، لیکن بہت کم ہے، بڑا ریئر ہے. اب یہ بات کیوں بڑی امپورٹنٹ بنتی ہے؟ انٹرنیشنل ٹورسٹوں کا وادی کشمیر کے اور رخ بڑھ رہا ہے، یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 350% میں 350% اضافہ ہوا ہے، 350 ٹائمز اضافہ ہوا. یعنی اگر پچھلی بار 100 آئے تھے تو اس کو آپ 350 گنا بڑھا دیجئے، اتنے آئے تھے. تو جب یہ ٹورسٹ فلو بڑھے گا تو کہیں نہ کہیں یہاں سے لوگ باہر بھی جاتے ہیں، بیرون ملکوں میں بھی جاتے ہیں، اور اسپیشلی دبئی، UK کی اور سب سے زیادہ یہاں کا رش رہتا ہے. لیکن جب آپ سروسز چلانا شروع کریں گے تب جا کر نظام بھی چلتا ہے، ورنہ ون گو میں کس طریقے سے چلے گا میری سمجھ سے باہر ہے. لیکن فی الحال ایک ٹورسٹ اسٹیٹ جس کے لیے ایئر کنیکٹیوٹی لازمی ہے، لیکن ایئر کنیکٹیوٹی کا حال یہ ہے کہ انٹرنیشنل فلائٹیں بند ہو گئی ہیں، کبھی چلی نہیں ہے، رادر بند کیا کبھی چلی نہیں ہے. اور دوسری طرف سے مقامی پروازیں بھی تھوڑی سی دھند کیا ہو، تھوڑی سی برف کیا پڑے، اس ایئرپورٹ پر نہ تو ٹیک آف کر سکتی ہے نہ لینڈ کر سکتی ہے. مبصرین کا ماننا ہے کہ جناب ILS سسٹم تو اپنی جگہ ہے، لیکن 2 ٹریک ہونے چاہیے، وہ نہیں ہے. پھر جو آس پاس کا ایریا ہونا چاہیے،
जो बड़ा इम्पॉर्टेंट है उस पर भी ज़्यादा काम नहीं किया जा रहा है, फोकस नहीं किया जा रहा है। और छोटे छोटे शहर जो है जहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स बनाए गए हैं वहाँ पर क्यों कामयाबी के साथ हर एक चीज़ चल रही है, कश्मीर आते आते ये चीज़ें क्यों रुक रही है, एक बड़ा सवाल है। लेट अस होप सो कि मिनिस्ट्री फॉर होम अफेयर्स और सिविल एविएशन मिनिस्ट्री इस पर काम करें और सयाहत को मज़ीद मजबूत, फाल और मुतहरिक बनाने के लिए श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को वाकई तौर पर इंटरनेशनल परवाज़ों के लिए बनाया जाए, यहाँ पर परवाज़ें आए, उस तरीके का निज़ाम मुतारफ़ कराया जाए। चलिए, श्रीनगर की बात हो रही थी तो इसके बाद आगे बढ़ेंगे और एक और अहम तरीन खबर आपको बताए थे। गुज़श्ता रोज़ आपने गुलिस्तान न्यूज़ पर देखा, लेकिन उसके बाद जाकर तस्दीक इस खबर की मुकम्मल तौर पर ऑफिशियली हुई और पुलिस अथॉरिटीज़ की तरफ से क्या कदम उठाया गया है, कैसे शिकायत हुई, ये सारी डिटेल्स आपके सामने रखी। दरअसल 7 कश्मीरी तलबा जो गिरफ्तार हुए हैं, कल शाम हमने आपको खबर बताई थी कि सेंट्रल कश्मीर में ये जो कार्रवाई हुई है सिर्फ मुकदमा दर्ज हुआ है, केस लगा है, लेकिन अब जाकर इन 7 तलबा की 7 स्टूडेंट्स की गिरफ्तारी हुई है। और गांदरबल सेंट्रल कश्मीर के अंदर जो शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी है, स्कॉस्ट कश्मीर है, इसके फाइनल जो आपको याद होगा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट मैच हुआ, 19 तारीख को वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ। 19 नवंबर को क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले के बाद कुछ तस्वीरें ऐसी सामने आई और कुछ वीडियोस, और उसके बाद ही शिकायत हुई कि इन बच्चों ने या इन स्टूडेंट्स ने भारत की शिकस्त का जश्न मनाया और इस इल्जाम में इन तलबा की जो है वो गिरफ्तारी हुई है। और जो गैर कानूनी सरगर्मियों के रोकथाम वाला एक्ट या कानून, जिसको अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज एक्ट आप कहते हैं, इसकी दफा 13 और आईपीसी की दफा 505 और 506 का सहारा पुलिस हुकाम की जानिब से लिया गया है, जिसमें इल्जाम लगता है कि अवामी फसादात या मुजरिमाना धमकियों जैसे मुतल्लिक जो इल्जामात हैं वो लगते हैं। इन संगीन इल्जामात की नौइयत को देखते हुए और मौजूदा सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए केस दर्ज किया गया है। इसके अलावा पुलिस सुपरिटेंडेंट या पुलिस हुकाम जो है वो इस बात की भी तस्दीक कर रही है कि कुछ दफात को लागू किया गया है, लेकिन जब भी किसी केस में तफ्तीश होती है तो तहकीकात के नताइज के मुताबिक बाकी दफात का इस्तेमाल होता है, बाकी कोड्स का इस्तेमाल किया जाएगा और जो कुछ भी होगा वो पुलिस सबके सामने रखेंगे। लेकिन फिलहाल ये कंफर्मेशन ऑफिशियली और एफआईआर की कॉपीज, डिटेल्स आपके सामने, 7 तलबा गिरफ्तार हो चुके हैं। आलमी क्रिकेट कप के फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया के हाथों भारत की शिकस्त के बाद गैर मकामी तलबा के साथ मुबैना झगड़े के इल्ज़ाम में शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी गांदरबल के 7 तलबा को यूएपीए एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है, इनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। इतलात के मुताबिक शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी गांदरबल में ज़ेर तालीम 7 तलबा को आलमी क्रिकेट कप के फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया के हाथों भारत की शिकस्त के बाद गैर मकामी तलबा के साथ मुबैना झगड़े के इल्ज़ाम में यूएपीए एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। और ज़राया का ये भी मानना है कि स्कॉस्ट कश्मीर के अंदर जो सूरत हाल बनी है इसको लेकर पुलिस भी काफ़ी ज़्यादा मुतहरिक दिख रही है और पुलिस ने बाज़ाब्ता तौर पर तहकीकाती अमल को तेज़ कर दिया है। गैर मकामी तलबा की शिकायत के बाद पुलिस ने बाज़ाब्ता तौर पर कार्रवाई की है और उसी कार्रवाई के नतीजे में अब ये अमल जो है वो देखने को मिला है कि 7 तलबा को यूएपीए कानून के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है। याद रखिएगा, सन 2021 में यूएपीए का इतलाक जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से मेडिकल कॉलेज स्टाफ पर किया गया था और तलबा पर किया गया था, जिन्होंने पाकिस्तान की जीत को लेकर T20 वर्ल्ड कप में 2021 वाला मामला याद होगा आपको, वहाँ पर भी इसी तरीके से कार्रवाई हुई थी। और फिर NIT श्रीनगर का भी मामला आपको याद होगा, सन 2016 इसी तरीके से वर्ल्ड कप मैच जो टॉस वाला मामला था वहाँ पर भी हंगामा हुआ था और काफ़ी देर तक वो हंगामा चला था, वहाँ पर भी पुलिस की तरफ से कार्रवाई हुई थी। और अब तीसरा मरतबा आज है जहाँ पर स्कॉच कश्मीर के अंदर जब इस तरीके की शिकायत पुलिस को मिली कि मारपीट हुई है, धमकियाँ दी गई है गैर रियासती तलबा को, तो उसके फ़ौरन बाद पुलिस ने भी कार्रवाई की है। इधर सूबा कश्मीर का पुलिस की तरफ से जो बयान जारी किया गया और आज जो मुख्तलिफ ज़राए इब्लाग के अंदर वो छपकर भी सामने आया, उनके मुताबिक तमाम तर पहलुओं को देखा जा रहा है, तहकीकाती अमल जारी है और जो लोग भी मुलविस होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का अमल जो है वो अपनाया जाएगा। ये तो थी बात वर्ल्ड कप के हवाले से, जहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की जीत के बाद जश्न जो बनाया गया था उस पर हंगामा हुआ और हंगामे के बीच पुलिस ने की है कार्रवाई। लेकिन एक और कार्रवाई हुई है बांडीपोरा इलाके के अंदर
और अगली खबर की ओर चलते हैं, जहां पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग नेटवर्क का पर्दाफाश कर दिया गया है और जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर इस बात का दावा पेश कर दिया गया कि कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है और गिरफ्तार शुदगान में रोहिंग्या मुसलमान भी शामिल है। बांडीपोरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है, जहां पर 5 लोगों की गिरफ्तारी का दावा पेश कर लिया गया है और गिरफ्तार शुदगान में रोहिंग्या मुसलमान भी है, यानी वो लोग जो पनाह गुज़ीर वहाँ पर है, वहाँ से फरार हुए हैं और किसी न किसी तरीके से मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों के अंदर है, जिनमें जम्मू भी है, कश्मीर भी है, यहाँ पर कार्रवाई हुई है और इन पर यह इल्ज़ाम है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग नेटवर्क का सहारा लेकर वो यहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ बांडीपोरा के अंदर कार्रवाई हुई है, वहीं पर जम्मू के अंदर भी कार्रवाई हुई है, जहाँ पर 6 बांग्लादेशी खवातीन को गिरफ्तार कर लिया गया है जो गैर कानूनी तौर पर भारत की हदूद के अंदर दाखिल हुए थे। बांडीपोरा पुलिस की जो कार्रवाई हुई है, रोहिंग्या नेशनलिस्ट मंजूर आलम की गिरफ्तारी हुई है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग नेटवर्क के ज़रिए से ये पूरा मामला जो है वो सामने आया कि किस तरीके से उन्होंने यहाँ पर अपना नेटवर्क चलाया, शादियाँ करवाई और मामला आगे बढ़ाया। वहीं पर पुलिस ने एक और कार्रवाई जम्मू के अंदर की है, जहाँ पर 6 बांग्लादेशी खवातीन की गिरफ्तारी भी अमल में लाई गई है। जिला पुलिस बांडीपुरा की तरफ से तस्दीक की गई है। तो ये 5 लोग, अब संगीन नोयत के इल्ज़ाम है, शायद ये गिरोह और भी हो, नेटवर्क में कुछ और लोग भी हों। ये तो कश्मीर से गिरफ्तारियां हुई हैं, जो वहाँ पर लोग थे, इनमें रोहिंग्या था। फिर ये भी इन पर संगीन किस्म के इल्ज़ाम है कि ये बाहर से रोहिंग्या ख़वातीन को यहाँ लाते थे और पैसों के एवज़ उनकी शादियाँ करवाते थे, यानी इंसानी स्मगलिंग का डायरेक्टली इन पर केस लगा है। तो 5 वहाँ और बाकी कुछ जम्मू लोगों के भी नाम सामने आए हैं। फारूक आलम जो रोहिंग्या, एक जिसका म्यांमार से ताल्लुक़, और जो जम्मू के अंदर लोग रहते हैं, मुमकिन है कि शायद वहाँ पर भी कुछ लोगों से पूछताछ हो। बहरहाल बांडीपुरा पुलिस की तरफ से जो तस्दीक की गई है वो आपके सामने हमने रखी है। बैक टू बैक 2 खबरें, नॉर्थ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर में जो कार्रवाइयाँ हुई हैं। खबरें और भी हैं, डिटेल्स कुछ और भी आपके सामने रखनी है, आपकी बात भी सुननी है इस प्रोग्राम में। लेकिन वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार वापस आएंगे तो बात खेल और खिलाड़ी की भी करेंगे। कुछ एक मकामात पर कुछ ऐसे अफसोसनाक वाक़यात भी रोनमा हुए हैं, उस पर भी चलेंगे और साथ साथ दीगर कुछ खबरें भी। लेकिन ब्रेक के उस पार हमारे साथ रहें।